तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस एनसीईआरटी स्टडीज। एंड आज की इस वीडियो के अंदर चैप्टर 12 आपका लेकर आ चुका हूं मैं, बाजार दर्शन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं भाई? आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है जी, प्रश्न उत्तर इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका क्या किया था, समरी की थी, एक्सप्लेनेशन की थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। ठीक है, आज की मतलब इस वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 1, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। यानी बाजार का जब जादू चढ़ता है या उतरता है तो मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। बाजार का जादू चढ़ने पर व्यक्ति अधिक से अधिक वस्तु खरीदना चाहता है। पहली लाइन क्या लिखेंगे? बाजार का जादू जब चढ़ता है तो वो जो है मनुष्य वो क्या करना चाहता है? अधिक से अधिक वस्तु खरीदना चाहता है। तब वह सोचता है कि बाजार में बहुत कुछ है और उसके पास कम चीजें हैं। तो वो ये सोचता है, उसे बेसिकली ऐसा लगता है कि भाई बाजार में तो इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास नहीं है, इतना ही है। वो अपने पड़ोसियों से जलने लगता है, उसे देखता है अच्छा उसके पास इतना है, लाओ मैं भी लाता हूँ। पर कब? जब उसके पास जब उसका जो है जादू चढ़ने लगता है बाजार का, वह लालच में आकर गैर जरूरी चीजों को भी खरीद लेता है। परंतु जब बाजार का जादू उतर जाता है तो उसे वे वस्तुएं अर्थात अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुएं अनावश्यक, निरर्थक एवं आराम में खलल डालने वाली लगती हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट वो पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जी क्वेश्चन नंबर 2। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व पर कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? ठीक है, कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? अथवा इस क्वेश्चन को अब इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, भगत जी का आचरण समाज में शांति और समता की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है। अब देखो जी, इसके आगे आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में भी आ रखा है। ठीक है, तो अभी इसको हम पढ़ेंगे, इसका आंसर देखेंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर हम एक ही देखने वाले हैं। ठीक है, लगभग सेम है। तो क्या आंसर क्या है? भगत जी बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं, लेकिन बाजार की चमक दमक देखकर वे भौचक्के नहीं होते। उन पर बाजार का जो जादू है नहीं चलता, कोई असमंजस नहीं होता। वे वहां संतुलित रहकर सब कुछ देखते रहते हैं, परंतु उनके मन में कोई अप्रीति या प्रीति का भाव नहीं आता। वे खुली आंखें, संतुष्ट मन और प्रसन्न हृदय से चौके बाजार में चले जाते हैं। उन्हें काला नमक और जीरा खरीदना है, इसलिए वे पंसारी की दुकान पर जाकर जरूरी सामान खरीद कर लौट आते हैं। इस तरह बाजार के प्रति उनका व्यक्तित्व निर्लिप्त दिखाया गया है। भगत जी का ऐसा आचरण निश्चय ही समाज में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है। समाज में अधिक से अधिक सामान जोड़ने की भावना दिखावे की प्रतिस्पर्धा में अशांति उत्पन्न होती है। इसमें फिजूल खर्ची और महंगाई भी बढ़ती है। इच्छाओं का दमन न होने से असंतोष पनपता है, घृणा देश बढ़ता है। भगत जी के समान आचरण से समाज में शांति स्थापित हो सकती है। तो ये था इसका आंसर। अब देखो, मैंने आपको पहले ही कई वीडियो में बता रखा है क्या करना है। क्वेश्चन आंसर जब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो देखो मेन टॉपिक क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो, आंसर को रटा मत करो। पहली चीज ये नहीं है कि भाई ये जो मैंने यहाँ पे 7-8 लाइन लिखी हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो आंसर के अंदर 7-8 लाइन ही ज्यादा ही है। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं है डिट्टो टू डिट्टो रटना है। बस आपको, अगर आपने कहानी पढ़ी है तो ये जो है चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, पहली चीज है क्या कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको पढ़ने से पहले चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना बस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार रूपन का आशय है ऊपरी चमक दमक और कोर दिखावे अर्थात व्यवहार का सस्तापन, जिसके लिए व्यक्ति किसी भी स्तर पर उतर आता है। इसी तरह व्यापारी बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं, तो वहां बाजार रूपन आ जाता है। ग्राहक भी जब क्रय शक्ति के गर्व में अपने पैसे से गैर जरूरी चीजें को भी खरीद कर विनाशक शैतानी शक्ति को बढ़ावा देते हैं, तो वहां भी
तो वहां भी बाजारूपन बढ़ता है। इस प्रवृत्ति से ना हम बाजार के लाभ उठा पाते हैं और ना बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। जो लोग बाजार की चकाचौंध में ना आकर अपनी आवश्यकताओं की ही वस्तु खरीदते हैं, इसी प्रकार दुकानदार भी ग्राहक को उचित मूल्य पर अनावश्यक अनुसार चीजें बेचते हैं, उन्हें लोभ लालच में रखकर ठगते नहीं। इसमें भी बाजार की सार्थकता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, बाजार किसी का लिंग, ठीक है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। यानी उसकी, मैंने क्या बताया था जी पिछली वीडियो में, जेब को कि 500 की रखें कि 1000 की रखें, सॉरी 2000 की रखें या फिर 100 का रखा है, ठीक है। वो क्या देखता है, आपकी जेब को देखता है, आपकी क्रय शक्ति को देखता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? अब इसको सहमति को जताना है, ठीक है। बाजार का काम है वस्तुओं का विक्रय करना। बाजार को तो ग्राहक चाहिए, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह ग्राहक कौन है, किस जाति का है या धर्म का है, पुरुष या स्त्री है, वह तो सभी को ग्राहक के रूप में ही देखता है। उसे मतलब नहीं है कि उसको देखो जी, बाजार का काम है वस्तुओं को यानी उसको बेचना है, ठीक है। अब बाजार के जो दुकानदार हैं, बाजार का मतलब क्या है भाई, बाजार ऐसा थोड़ी एक ही आदमी है ना, बाजार में तो बहुत सारी दुकानें हैं। अब दुकानदार को मतलब नहीं होता कि कोई स्त्री ले रहा है, पुरुष ले रहा है, कोई किस जाति का है, किस धर्म का है, क्या करता है, कैसा रहता है, उसे कोई मतलब नहीं। उसे बस अपना क्या करना है, जो सामान है वो बेचना है, उसे बस इस बात से मतलब है। वह तो सभी को ग्राहक के रूप में ही देखता है और उसकी क्रय शक्ति से ही मतलब रखता है, यानी उसकी जेब से मतलब रखता है। ऐसे समझ लो भाई, क्रय शक्ति यानी उसकी जेब, कितना वो दे सकता है। जो व्यक्ति चीजें खरीदने की शक्ति नहीं रखता, बाजार के लिए वह ग्राहक निरर्थक है। आप भाई दुकानदार के पास गए, आपने कहा ठीक है ये दिखा दो ये दिखा दो, बट अगर आपने वो चीज नहीं ली तो आप उसके लिए कोई नॉनसेंस हो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए, ठीक है। कोई आप ये है वो है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप चीजें खरीद रहे हो तो आप हो, नहीं तो नहीं हो। नेक्स्ट, इस रूप में देखा जाए तो हम लेखक के इस मत से सहमत हैं कि बाजार जाति, धर्म, लिंग आदि का मतभेद मिटाकर सामाजिक क्षमता की भी रचना करता है। परंतु हम एक बात से पूरे सहमत नहीं है, क्योंकि क्रय शक्ति न रखने वाले व्यक्ति स्वयं को दूसरों से हीन समझते हैं। अब जिनके लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है, जो उतना खर्च नहीं कर सकते उस सामान का, वो क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों से हीन समझते हैं, यानी उनसे छोटा समझते हैं, तथा उसमें कुछ निराशा का भाव आ जाता है। बाजार में अमीर और गरीब ग्राहक में भेदभाव बढ़ता है। जो अमीर है वो तो चीजें खरीद लेगा, जो गरीब है वो नहीं खरीद पाएगा। तो इससे क्या है, भेदभाव बढ़ता है। समता की हानि होती है तथा असंतुष्टि तथा असंतोष का भाव उत्पन्न होता है। तो ये था जी इस प्रश्न नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, आप अपने तथा समाज में कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। अब यहाँ पे 2 प्रसंग दे रखे हैं, इनका उल्लेख करना है। वेट, थोड़ा सा पेन चेंज कर लिया जाए और राइट ये ले लेते हैं, डन। जब पहला पढ़ते हैं, जब पैसे शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ है, और दूसरा है जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो 2 यहाँ पे पॉइंट हमें डिफाइन करने हैं। उत्तर, पैसा पावर है, यह कथन आज के युग में सत्य प्रतीत होता है। पैसे में काफी शक्ति है और वह व्यक्ति की अनेक कामनाओं की पूर्ति करने का साधन है। समाज में पैसे की शक्ति के उदाहरण आए दिन देखे जाते हैं। जिनके पास काफी पैसा है उनके बच्चे कीमती मोटर कारों में स्कूल जाते हैं, अधिकाधिक फीस देकर प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और डोनेशन के बल पर डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं। ये चीज आपने लाइफ में भी अपनी में की होगी, देखा होगा ऐसा होता है, और अगर नहीं देखा तो अभी आपकी
नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर देखने वाले हो, क्योंकि अभी आप इस समय 12th में हो। बेसिकली होता ऐसा ही है। तो अमीर बच्चे हैं, आपने अगर स्कूल में देखा होगा ना, अगर आप मिडिल से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा जो अमीर बच्चे हैं भाई, वो उनकी कार छोड़ने आ रही है या फिर खुद बाइकों से आ रहे हैं, महंगी महंगी बाइक है, ठीक है। तो आप खुद जो है खुद पैदल जा रहे हो या ऑटो से जा रहे हो, वो कार से आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हो रहा है। आप मान लो स्कूल में पढ़े और जो आपके पड़ोसी हैं वो अमीर हैं, तो उनका बच्चा जा रहा है हाई स्कूल में। तो यहाँ पर जो है पैसा जो है कीमती बढ़ा देता है आपकी, जो है आपस में जो आप परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है, आपकी जो भी शक्ति है उसको बढ़ाता है बेसिकली, ठीक है। अ, अब यहाँ पे और बात करें तो, लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं वो फटे हाल पैदल ही चलकर टाट पट्टी से मोहताज साधारण स्कूलों में ही मुश्किल से पढ़ पाते हैं। जो अमीर बच्चे हैं भाई, वो तो पढ़ रहे हैं बड़े बड़े स्कूल में, ठीक है। जो छोटे छोटे घर के लोग हैं, वो या तो सरकारी में पढ़ रहे हैं या फिर कम फीस छोटे स्कूलों में ही पढ़ पाते हैं। उनके पास में जो बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, फैसिलिटीज बहुत होती हैं, बट जो सरकारी या छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके पास फैसिलिटीज का बहुत कम होती है, ठीक है। किसी किसी के पास तो नाम मात्र भी नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज, इससे पैसे की शक्ति का परिचय सहज में मिल जाता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई पैसा जो है सब कुछ है। असमानता का स्तर इस तरह बढ़ते ही जाता है। अब जो है इस तरह ही असमानता का स्तर जो है बढ़ता जाता है। आपका पड़ोसी बड़े में पढ़ रहा है, आप छोटे में पढ़ रहे हो, तो वो क्या असमानता ही तो है। आप साथ में खेल रहे हो तो आपकी वो बातें हो रही हैं, ठीक है, वो बड़े स्कूल की बातें कर रहा है, आपको फिर हीनता जो है महसूस होगी, उससे थोड़ा घृणा आएगी। हाँ, अब दूसरा जो है, जयपुर शहर के एक प्रसिद्ध व्यवसायिक एवं धन सेठ के जवान बेटे को कैंसर हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, दोबारा रिमाइंडर कर लो जी। पैसा, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, ठीक है। एक जो जयपुर का एक प्रसिद्ध व्यवसायी था, उसके बेटे को कैंसर हो गया। उसके उपचार में पानी की तरह पैसा खर्च कर दिया, खूब पैसा खर्च किया, जितना मन करा, ठीक है, जितना था, जितना जिसने मांगा उतना दिया, और बड़े बड़े डॉक्टरों से महंगा महंगा इलाज करवाया, परंतु वह नहीं बचाया जा सका। इस तरह उसकी जीवन रक्षा में पैसे शक्ति काम नहीं आई। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, खूब पैसा खर्च किया, बट वो बच्चे को, अपने को नहीं बचा पाया इस बीमारी से, कैंसर नाम की बीमारी से। और अब उसने पूरे जीवन भर वही पैसा कमाया, लेकिन जो है पैसा जो है उसकी जीवन रक्षा नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आसपास से प्रश्न नंबर 1, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभव का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप पहला जो है 4 पॉइंट दे रखे हैं, क ग घ, ये थोड़ा सा, ठीक है, सीरियल बिगड़ गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से। पहला मन खाली ना होना, दूसरा मन खाली, पहला मन खाली हो, दूसरा मन खाली ना हो, तीसरा मन बंद हो, चौथा मन में नकार हो। तो देखते हैं जी, पहला मन खाली हो। मैं बाजार की चौधरी सजावट को देखकर अटक जाता हूँ और अनावश्यक चीजों की चमक से आकृष्ट होकर उन्हें खरीद लाता हूँ। उदाहरण के लिए मैं एक बार रिमोट से उड़ने वाला एक खिलौना जहाज खरीद लाया। घर पर एक दिन चला भी, परंतु दूसरे दिन में खराब हो गया। इस तरह उसे खरीदने में पैसा व्यर्थ ही खर्च कर डाला। तो जब मन खाली हो, फालतू चीजें ले ली, क्या जरूरत पड़ रही थी भाई उसकी रिमोट कंट्रोल कार की, बट चलाई एक दिन, ठीक है, पर दूसरे दिन खराब हो गई, तो वो क्या जो हुआ, पैसा जो दिया था वो क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। नेक्स्ट, दूसरा, मन खाली ना हो। अब जब मन खाली नहीं है, इसका तो हमने चैप्टर में उदाहरण देखा है। मन खाली ना हो होने से जो व्यक्ति बाजार की चौक धौक से आकर्षित नहीं होता तथा फिजूल की चीजों में भी नहीं, वो फिजूल की चीजें भी नहीं खरीदता। जैसे मैं प्रतिदिन केवल सब्जी खरीदने जाता हूँ और केवल सब्जी खरीद कर ही लौट आता हूँ। मैं बाजार की अन्य चीजों को देखता तक नहीं, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट, थर्ड, मन बंद हो। जब मन बंद हो तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। जैसे मिठाई का मधुर स्वाद रुचिकर लगता है। जब मन बंद है, बाजार की सजावट एवं रोशनी फीकी लगती है, कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं लगती। तब व्यक्ति बाजार से तुरंत लौट आता है।
जब उसे कुछ भी समझ में नहीं, अरे भाई क्या लूं, परेशान हो गया, इतनी सारी चीजें हैं, है ना। अगर आपके आपके साथ नहीं होता, आपके पेरेंट्स के साथ एक ना एक बार हुआ होगा। इतनी सारी चीजें, इतने सारे ऑप्शन, कपड़े देखने को इतनी सारी टी शर्टें, ठीक है, कोई एक पेंसिल भी लेने गए तो इतनी सारी कंपनी, इतनी सारी वैरायटी, क्या लें। तो उस चीज में क्या है, मन बंद हो जाता है। नेक्स्ट, मन में नकार हो। नकार, अब इसे पढ़ते हैं। मन में नकारात्मक भाव रखने से बाजार पूरी तरह छल कपट वाला लगता है। उदाहरण के लिए, मावे की मिठाई में नकली मावे का मिश्रण लगता है। आइसक्रीम स्क्रीन से आइसक्रीम स्क्रीन ही मिली लगती है। फैशन के कपड़े बेढंग लगते हैं और सारे व्यापारी ठग लगते हैं। जब मकान जो मन में नकारात्मक विचार हो आपके बाजार के प्रति, ठीक है। तो ये हमने 3 पॉइंट कवर कर दिए। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई? आप स्वयं को किस श्रेणी के ग्राहक मानते या मानती हैं? तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देखिए, जो क्वेश्चन है आप अपने हिसाब से, आपका जो मन है, आपने पाठ पढ़ा है, ठीक है। एक बार मैं फिर भी यहाँ पर आपको सारी चीजें कंप्लीट करा देता हूँ। बाजार दर्शन, ठीक है, एक सेकंड ऊपर करते हैं। यस, बाजार दर्शन पाठ में मुख्य रूप से निम्न 4 प्रकार के ग्राहकों का उल्लेख हुआ। पहला, जो संयम और बुद्धिमान ग्राहक है। दूसरा, आवश्यकता अनुसार खरीदने वाले ग्राहक। तीसरा, बाजारूपन बढ़ाने वाले। चौथा, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले। वैसे कोई भी व्यक्ति सदा एक ही प्रकार का ग्राहक नहीं रहता। समय और आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों में परिवर्तन आ जाता है। मैं अपने आप को आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदने वाला ग्राहक मानता हूँ। भाई मैं फिजूल खर्ची नहीं करता। जब मेरे को जरूरत किस चीज की है तो मैं अपनी उसी चीज को खरीदता हूँ। मैं उसी खरीदना पसंद करता हूँ जिसकी जरूरत हो। गैर जरूरी एवं फालतू चीजों को खरीदना मैं फिजूल खर्ची मानता हूँ और वस्तु को इसी बात का सदा ध्यान रखता हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेज पावर आपको किस तरह के बाजार में नजर आती है? हम बाजार की भिन्न भिन्न संस्कृतियों से अच्छी तरह परिचित हैं। मॉल की संस्कृति चकाचौंध और दिखावे की होती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के टैग के नाम पर वहां पर 200 रुपए की चीजें 500 रुपए में मिलती हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा। भाई एक बैग है, ठीक है, स्कूल का बैग आप लेने गए तो एक जो नॉर्मल जो आपके लोकल मार्केट में बनाता होगा, मान लो उसने दिया 500 रुपए का और कंपनी से वही बैग मिल रहा है 2000 रुपए का, ठीक है, 2000 रुपए का। तो यहाँ पे वो चीज का अंतर आता है। यहाँ पे क्या है, कंपनी का बस टैग लगा हुआ है। आपको क्या लग रहा है, हाँ भाई कंपनी बनाए, लेते हैं ना, अच्छी चीज होगी, ठीक है। फिर भी परचेजिंग पावर वाले लोग बड़ी शान से वहां आकर चीजें खरीद लाते हैं। वस्तुतः मॉल में उच्च वर्ग के लोग अपनी जरूरतों के मुताबिक नहीं, क्रय शक्ति के हिसाब से खरीदारी करते हैं। तो ये था यहाँ पे। नेक्स्ट, सामान्य हाट बाजार में वस्तुएं वाजिब मूल्य पर मिलती हैं। जो सामान्य हाट या बाजार होती है आपके शहर की, वहां पे जो वस्तुएं नॉर्मल रेट पे मिलती हैं, वहां सामान्य लोग ग्राहक होते हैं और परचेजिंग पावर का दुरुपयोग नहीं होता। वे अपनी जेब का ध्यान रखकर उचित मोल भाव करके जरूरी वस्तुएं खरीदते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी-कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, हम लेखक के इस मत से सहमत हैं। बाजार की शक्तियां अर्थात मांग अधिक और पूर्ति कम होने से व्यापारी मूल्य वृद्धि कर देते हैं। इस तरह मांग अधिक होने से दुकानदार शोषण और लूट पर उतर आते हैं। उदाहरण के लिए बाजार में चीनी, प्याज एवं दालों के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी कम मिलते रहे हैं। इसका मूल कारण लोगों की आवश्यकता या मांग की अधिकता, जो शोषण का ही रूप है। नेक्स्ट, आगे फिफ्थ क्वेश्चन, स्त्री माया न जोड़े या माया शब्द, यहाँ जो है माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्ता नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियां होंगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है?
स्त्री को घर गृहस्थी चलानी होती है, उसे घर की सुविधाएं एवं उसे जो है घर की सुविधा और जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसा कि आपके घर में आपकी मम्मी करती होंगी, है ना। माया शब्द से धन संपत्ति तथा सांसारिक आकर्षण की ओर संकेत हुआ है। घर गृहस्थी की जरूरतों की आपूर्ति को लेकर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की कुछ अधिक ही सचेत रहती है। माया जोड़ने या साधन सुविधा का विस्तार करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। यह प्रकृति प्रदत्त गुण है, परंतु कभी-कभी परिस्थितिवश भी ऐसा करना पड़ता है। जैसे स्त्रियां स्वयं के सुंदर सजी धजी एवं संपन्न दिखने की इच्छा रखती हैं, इसी कारण वे क्रीम पाउडर आदि प्रसाधन सामग्री, घर का सजावटी सामान तथा नए कपड़े आदि के साथ आभूषण भी खरीदती हैं। इस तरह प्रवृत्तियों के कारण वे माया को जोड़ने में विवश हो जाती हैं। नेक्स्ट, अभी तक हमने पढ़े जो पार्ट के आपकी बुक में दे रखे थे बेसिकली, और थोड़े से अंदर से। अब थोड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस साल 2022 और 2023 में इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए। ठीक है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए जो है आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ज्ञानेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर समझाइए। परचेजिंग पावर क्या है, इसको समझाओ भाई। ठीक है, समझाते हैं, एक सेकंड। रियाज, ज्ञानेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति है। परचेजिंग पावर वाले व्यक्ति बाजार को एक सेकंड, ये जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी आया है 2022 में, इसलिए मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको ये बेसिकली यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, ये यहाँ होना चाहिए था, कोई नहीं, दोबारा पढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति है। परचेजिंग पावर वाले व्यक्ति बाजार को विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं और वे निरर्थक प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बाजार पर अपना रौब बताने के लिए अथवा स्वयं को संपन्न बताने के लिए काफी कुछ जरूरत ना होने पर भी खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो परचेजिंग पावर क्या है वो हमने यहाँ पे समझाई। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2, लेखक ने बाजार से ढेर सा सामान खरीद लाने तथा खाली हाथ लौटने वाले दो मित्रों का चिंतन में क्या अंतर बताया? एक तो मैंने, जैसे कि हमने कहानी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एक जो उनके मित्र थे वो क्या है छोटा सा सामान लेने गए थे और बहुत सारा सामान ले आए थे। बट एक जो दोस्त थे उनके, यानी कि जो उनके मित्र थे, गए थे पर वहां से जब शाम को लौटे तो कुछ भी नहीं लेके आए थे, खाली हाथ थे। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर बताया गया है? तो देखते हैं जी, दोनों मित्रों में चिंतन में कुछ अंतर है। पहला, मित्र थोड़ा सा सामान लेने गया परंतु बाजार से ढेर सारा सामान खरीद लाया, उसकी जेब भरी हुई और मन खाली था। जेब से समझ गए आप भाई। दूसरा मित्र बाजार से खाली आया, उसका मन दुविधाग्रस्त था, उसे बाजार की वस्तुओं ने ललचाया परंतु सभी कुछ लेने के चक्कर में कुछ भी नहीं ले सका। दोनों ही दुविधाग्रस्त थे। पहले वाले पे तो क्या था भाई, जेब भरी हुई थी तो दुविधा में पड़ गया। दूसरा, मन खाली था, सब चीजें लेने का लालच आया तो फंस गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, बाजार दर्शन निबंध के आधार पर बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए इससे बचने का उपाय लिखिए। बाजार के जादू का आशय बाजार में सुरक्षित अनेक चीजों के प्रति आकर्षण होना और उन्हें खरीदने के लिए लालायित रहना है। बाजार के जादू से बचने के लिए उपयोगी और निश्चित चीजें ही खरीदनी चाहिए तथा व्यर्थ की लालसा, दिखावे की प्रवृत्ति से मुक्त रहना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया गया? अभी पूछा था हमसे कि आधार पर बाजार दर्शन के जादू को स्पष्ट करते हुए इससे बचने का उपाय बताना है। बचने का उपाय क्या है? बचने के लिए निश्चित चीजें खरीदनी चाहिए। पहली चीज, व्यर्थ की लालसा, दिखावे की प्रवृत्ति से मुक्त रहना चाहिए। ये चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट भाई, प्रश्न नंबर 4, जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते, वे लोग बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। चलो स्पष्ट करें भाई। जो लोग परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति के गर्व में बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीद लाते हैं, वे बाजार को विनाशक व्यंग शक्ति देते हैं।
ऐसे लोगों की वजह से बाजार में छल कपट मूल्य वृद्धि आदि प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। इससे बाजार को सच्चा लाभ नहीं होता, उसमें सद्भाव की कमी और लूट खसोट आदि की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 है, वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजार दर्शन अध्ययन के आधार पर बताइए कि वे लोग किसके लिए कहा गया है और वे बाजारूपन कैसे बढ़ाते हैं। प्रश्न आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उत्तर देखते हैं। तो वे लोगों का आशय है क्रय शक्ति से संपन्न व्यक्ति। इस तरह के लोग अपनी क्रय शक्ति से अनावश्यक वस्तुएं भी खरीदारी करते हैं। इसी कारण बाजारवाद, छल कपट, मनमाना मूल्य लेना आदि प्रवृत्तियों को बल मिलता है। अतः असीमित परचेजिंग पावर रखने वाले लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट 6, बाजार में एक जादू है। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस पर नहीं चलता, बताइए। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो है स्पेस नहीं आया है, तो समझिए ना, आप एंटर नहीं दबाया, नहीं तो नेक्स्ट लाइन पे ऑलरेडी आ जाता है इस तरीके से। कोई नहीं, हम यहाँ से उत्तर पढ़ते हैं। जिन लोगों की क्रय शक्ति होने पर भी मन भरा हुआ हो, अर्थात देखो, जिन लोगों की क्रय शक्ति होने पर, यानी वो खर्च कर सकते हैं पर मन भरा हुआ है, उसमें किसी भी चीज को लेने की निश्चित लक्ष्य हो, उपयोगी सामान खरीदने की जरूरत हो और अन्य कोई लालसा ना हो, ऐसे लोगों पर जादू नहीं चलता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, इससे लेखक का क्या आशय है। इसका आशय है, यह है कि मन में अमुक चीजें लेने का लक्ष्य हो, मन उसी चीज तक असीमित हो तथा बाजार में फैली हुई नाना चीजों के प्रति कोई आकर्षण ना हो। आवश्यकता की चीजें खरीदना, बाजार के आकर्षण से बचना और क्रय शक्ति का दुरुपयोग ना करना, इसी में बाजार असली उपयोगिता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। लेखक बताता है कि जिसमें लोग आवश्यकता से अधिक सब कुछ खरीदने का दम्भ भरते हैं, अपनी परचेजिंग पावर से बाजार को पैसे की विनाशक शक्ति देते हैं, ऐसे बाजार में छल कपट, लूट खसोट और मनमान व्यवहार बढ़ता है। लेखक ने ऐसे बाजार को मानवता के लिए विडंबना बताया है। नेक्स्ट 9, मन खाली नहीं रहना चाहिए। इससे लेखक क्या कहना है, इससे लेखक का क्या कहना है, बाजार दर्शन में इसका क्या प्रभाव रहता है। इससे लेखक कहना चाहता है कि बाजार जाते समय मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने का लक्ष्य रखना चाहिए। प्राय देखा जाता है कि बाजार की चकाचौंध में पड़कर लोग व्यर्थ वस्तुएं भी खरीद लेते हैं। अतः मन भरा होने से बाजार के दोषों से बचा जा सकता है और धन का दुरुपयोग भी नहीं होता है। नेक्स्ट, चूरन वाले भगत जी पर जादू क्यों नहीं चलता था, अथवा बाजार भगत जी पर जादू क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, जादू नहीं चलता क्यों। ये जो क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर में दिया गया था। ठीक है, 21-22 के में, तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। भगत जी का चूरन प्रसिद्ध था और हाथों हाथ बिक जाता था। वे एक दिन में 6 आने से अधिक नहीं कमाते और इतनी कमाई होते ही बाकी चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते। वे बाजार से काला नमक और जीरा खरीदने जाते तो सीधे पंसारी पर जाकर खरीद लाते थे। उन पर चौक बाजार का ना कोई आकर्षण रहता था और ना कोई लालच। बाजार के चकाचौंध से मुक्त रहने से ही उन पर उसका जादू नहीं चलता था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, लेखक ने किस अर्थशास्त्र को मायावी तथा अनिति शास्त्र कहा है। धन एवं व्यवसाय में उचित असंतुलन रखने और विक्रय लाभ आदि में मानवीय दृष्टिकोण रखने से अर्थशास्त्र को उपयोगी माना जाता है, परंतु जब बाजार का लक्ष्य अधिक से अधिक लाभार्जन करने, इस तरह से विज्ञापन एवं प्रदर्शन द्वारा ग्राहकों को गुमराह करने और छलने का हो जाता है, तब उस अर्थशास्त्र को मायावी और अनीति शास्त्र कहा है। नेक्स्ट, परचेजिंग पावर
का रस किन दो रूपों में प्राप्त होता है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। परचेजिंग पावर का रस, पहला, तरह तरह की चीजें खरीदना, मकान, कार आदि सुख विलास की चीजें खरीदने में प्राप्त होता है। दूसरा, कुछ लोग ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं रहती है, परंतु बाजार पर अपना रौब जमाने के लिए अथवा स्वयं को संपन्न बताने के लिए काफी कुछ खरीद लाते हैं और परचेजिंग पावर के कारण गर्व एवं आनंद का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट, शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। लेखक ने ऐसा किस उद्देश्य से कहा? लेखक ने ऐसा मनुष्य और परमात्मा में अंतर बताने के लिए कहा है। परमात्मा सनातन भाव से संपूर्ण है, इसमें कोई इच्छा शेष नहीं है, जबकि मनुष्य अपूर्ण है, उसके मन में इच्छाओं का उठना स्वाभाविक है। मनुष्य का मन बंद नहीं रह सकता, यदि उसका मन बंद हो जाएगा तो वह शून्य हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा सभी इच्छाओं का निरोध कदापि संभव नहीं है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 14, मन को बंद रखने या वश में रखने के संबंध में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं? इस संबंध में लेखक का विचार है कि मन को बंद रखने पर वह शून्य हो जाएगा। उस दशा में उसका सोचना, चिंतन करना, इच्छा पूर्ति की लालसा करना आदि सब बंद हो जाएगा। ऐसा करना हठयोग कहलाता है और इससे मन जड़ हो जाएगा। मनुष्य के लिए इस तरह का आचरण ना तो ठीक है और ना संभव ही है। वैसे भी इससे मनुष्य के सांसारिक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। नेक्स्ट 15, पैसे की व्यंग्य शक्ति को लेखक ने क्या बताया है? बाजार दर्शन अध्याय के अनुसार स्पष्ट कीजिए। लेखक ने पैसे की व्यंग्य शक्ति को दारुण तथा मन में दुर्भावना बढ़ाने वाली बताया है। पैसे की अधिकता से व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है और स्वार्थी बन जाता है। पैसे के अभाव में व्यक्ति सोचता है कि मैं मोटर वालों के, धनपतियों और वैभवशालियों के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ। इस तरह पैसे की व्यंग्य शक्ति व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष एवं हीन भावना बढ़ाती है। इस तरह दोनों ही परिस्थितियों में पैसे की व्यंग्य शक्ति मनुष्य के लिए अहितकारी होती है। नेक्स्ट, बाजार दर्शन निबंध का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने आधुनिक काल के बाजारवाद और उपभोक्तावाद का चिंतन कर इसके मूल तत्वों को समझने का प्रयास किया है। इसका प्रतिपाद यह है कि व्यक्ति को बाजार के आकर्षण से बचाना चाहिए, अपनी परचेजिंग पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा मन में आवश्यकताओं का निश्चय करके ही बाजार जाना चाहिए, तभी उसे बाजार का लोभ मिलेगा। अब बड़े क्वेश्चन, निबंधात्मक बाजार में एक जादू है, इस कथन में बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लेखक के विचार व्यक्त कीजिए। अब भाई यहाँ से आगे आप ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस। नेक्स्ट, बाजार दर्शन पाठ में चित्र भगत जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। थर्ड, बाजार के जादू के बचने का सीधा सरल उपाय लेखक ज्ञानेंद्र कुमार ने कौन सा बताया है, स्पष्ट कीजिए। और दूसरा इस तरीके से भी आ सकता है, लेखक ज्ञानेंद्र कुमार के अनुसार बाजार के जादू से किस प्रकार बचा जा सकता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति से लेखक क्या क्या पाया और यह किसी प्रकार प्रभावित करती है, ये भी ले लीजिए। प्रश्न 5, बाजार किसी का लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्र नहीं देखता, वह सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को देखता है, तो ये भी ले लीजिए जी। नेक्स्ट, रचना एक का परिचय संबंधी ज्ञानेंद्र कुमार के व्यक्तित्व का कृतित्व परिचय संक्षिप्त में दीजिए, तो ये इनका वहां पे देना है, ये ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो हमारा भाई चैप्टर होता है कंप्लीट, अब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम क्या देखेंगे, इसका सप्रसंग व्याख्या। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो है चैनल पर जाइए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, दिस वीडियो, गुड बाय।